क्या आपको लगता है कि दुनिया को वो लोग चला रहे हैं जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं? क्या आपको लगता है कि व्हाइट हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट या भारत के पीएमओ में बैठने वाले लीडर्स अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप दुनिया की सबसे रहस्यमय और ताकतवर संस्था से अनजान हैं। ये कोई देश नहीं है, न ही इसकी कोई सेना है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था, हर कॉरपोरेट जायंट और लगभग हर सरकार के बेडरूम तक अपनी पहुंच रखती है। हम बात कर रहे हैं मैकिन्जी एंड कंपनी की, एक ऐसी कंपनी जिसे कॉरपोरेट जगत का गोल्डमैन सैक्स कहा जाता है, लेकिन इसकी असलियत कहीं ज्यादा डरावनी है। पिछले 100 सालों से ये कंपनी साए की तरह काम कर रही है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जवाबदेही के। लेकिन जब आप इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको दिखेगा कि दुनिया में होने वाले बड़े आर्थिक संकटों, दवाओं के जानलेवा ओपियोइड स्कैम और यहाँ तक कि तानाशाहों की सत्ता बचाने के पीछे इसी एक कंपनी का दिमाग काम कर रहा था। आज हम मैकेंजी के उसी $500 बिलियन के साम्राज्य का पर्दाफाश करेंगे जिसे लोग सलाहकार माफिया कहते हैं। मैकेंजी की कहानी की शुरुआत किसी बड़ी साजिश से नहीं, बल्कि एक साधारण से विचार से हुई थी। साल 1926 में शिकागो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जेम्सो मैकेंजी ने महसूस किया कि जैसे इंसानों को डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही कंपनियों को भी अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग नाम का एक नया पेशा इजाद किया, लेकिन मैकेंजी को असल पहचान जेम्स ने नहीं, बल्कि मार्विन बोर ने दी, जिन्हें आधुनिक कंसल्टिंग का पिता माना जाता है। बोर ने मैकेंजी को एक साधारण फर्म से बदलकर एक एलिट ब्रदरहुड बना दिया। उन्होंने नियम बनाया कि मैकेंजी कभी भी खुद को प्रमोट नहीं करेगी, कभी विज्ञापन नहीं देगी। वे केवल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ काम करेंगे। बोर ने एक ऐसी संस्कृति पैदा की जहां मैकेंजी के कंसल्टेंट्स खुद को दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान समझने लगे। उन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और येल जैसे टॉप विश्वविद्यालयों से क्रीम स्टूडेंट्स को उठाना शुरू किया। ये वो लड़के थे जिन्हें बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उनके पास डेटा को ऐसे पेश करने की कला थी कि बड़े से बड़ा सीईओ भी उनके सामने छोटा महसूस करने लगे। यही वो दौर था जब मैकेंजी ने खुद को द फर्म कहना शुरू किया, जैसे कि दुनिया में इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण संस्था हो ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मैकेंजी आखिर करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मैकेंजी का असली खेल सूचना और नेटवर्क का है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक बड़ी टेक कंपनी को ले ऑफ यानी छंटनी करनी है, लेकिन सीईओ को डर है कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी। यहाँ मैकेंजी की एंट्री होती है। वो एक शानदार प्रेजेंटेशन बनाएंगे, हजारों पन्नों की रिपोर्ट देंगे और साइंटिफिक डेटा के जरिए ये साबित कर देंगे कि छंटनी करना कंपनी के भविष्य के लिए अनिवार्य है। अब सीईओ के पास एक शील्ड है। वो कह सकता है कि मैंने नहीं, दुनिया की बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म ने यह सलाह दी है। मैकेंजी दरअसल कंपनियों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्ति बेचने का काम करती है, लेकिन उनका असली हथियार है द मैकेंजी माफिया। जब कोई कंसल्टेंट मैकेंजी छोड़ता है तो वह किसी साधारण कंपनी में नहीं जाता। वे अक्सर गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई, फेसबुक की पूर्व सीईओ शेरिल सैंडबर्ग या मॉर्गन स्टैनली के टॉप पदों पर बैठते हैं। आज दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से एक तिहाई के टॉप मैनेजमेंट में कोई न कोई एक मैकेंजी सदस्य बैठा है। ये एक ऐसा मकरजाल है जहां मैकेंजी एडवाइस देती है और मैकेंजी के पुराने लोग ही उस एडवाइस को अप्रूव करते हैं। ये एक क्लोज लूप है जहां पैसा और पावर सिर्फ एक ही सर्कल में घूमता रहता है। लेकिन इस चमकदार कॉरपोरेट पर्दे के पीछे एक बहुत ही काला साम्राज्य छिपा है। मैकेंजी का दावा है कि वे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन असलियत में उनका ट्रैक रिकॉर्ड लाशों और बर्बाद देशों की कहानियों से भरा हुआ है। इसका सबसे भयावह उदाहरण है अमेरिका का ओपियोइड संकट। पर्ड्यू फार्मा नाम की कंपनी एक पेनकिलर बेच रही थी जिसका नाम था ऑक्सीकॉन्टिन। यह दवा हेरोइन जितनी ही नशीली थी और इससे लाखों अमेरिकियों की मौत हो रही थी। जब पर्ड्यू की सेल गिरने लगी तो उन्होंने मैकेंजी को हायर किया। मैकेंजी ने उन्हें सलाह दी कि वे डॉक्टरों को टर्बो सुपरचार्ज करें ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ये दवा लिखें। उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया कि अगर कोई मरीज ओवरडोज से मरता है तो पर्ड्यू को उन फार्मेसियों को डिस्काउंट देना चाहिए जहां सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी इंसानी मौतों को एक बिजनेस मैट्रिक्स की तरह देख रही थी। अंत में मैकेंजी को इस मामले में लगभग $600 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन क्या $600 मिलियन उन लाखों जानों की भरपाई कर सकते हैं जो उनके स्मार्ट सुझाव की वजह से चली गई? मैकेंजी की भूख सिर्फ कॉर्पोरेट जगत तक सीमित नहीं है। उनका असली खेल शुरू होता है जब वे सरकारों के साथ काम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कहानी ले लीजिए। वहां मैकेंजी ने सरकारी बिजली कंपनी एस्कॉम के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम देने में मदद की। इसे स्टेट कैप्चर कहा गया।
जहां एक विदेशी कंपनी ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात नैतिक पतन की भी है। एक तरफ मैकेंजी विविधता और नैतिकता पर बड़े बड़े सेमिनार करती है, और दूसरी तरफ वह सऊदी अरब जैसे तानाशाह देशों के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन लोगों की पहचान की गई थी जो ट्विटर पर सरकार की आलोचना कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? उन आलोचकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके परिवारों को प्रताड़ित किया गया। चीन में वे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जो साउथ चाइना सी में अवैध निर्माण से जुड़े थे। मैकेंजी के लिए नैतिकता सिर्फ एक स्लाइड है, असली मकसद तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, चाहे वह तानाशाहों के खून से सना ही क्यों न हो। मजेदार बात यह है कि मैकेंजी कभी भी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेती। उनका एक स्टैंडर्ड जवाब होता है, हम केवल डेटा के आधार पर सलाह देते हैं, उसे लागू करना क्लाइंट का काम है। ये वैसी ही बात हुई कि आपने किसी को बंदूक दी, उसे चलाने का तरीका बताया, टारगेट दिखाया, और जब उसने ट्रिगर दबा दिया तो आपने कह दिया कि मेरा काम तो बस कंसल्टिंग था। साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद है, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। मैकेंजी वही कंपनी थी जिसने बैंकों को उन सब प्राइम मॉर्गेज को प्रमोट करने की सलाह दी थी। उन्होंने एनरॉन जैसी कंपनी को अपना पोस्टर बॉय बनाया था, जो बाद में इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के रूप में सामने आई। हर बड़े क्रैश के पीछे, हर बड़ी छंटनी के पीछे और हर बड़े घोटाले के पीछे आपको मैकेंजी के कंसल्टेंट्स के सूट की सरसराहट सुनाई देगी। तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सरकारें अभी भी इनके पास क्यों जाती हैं? इसका जवाब है क्रेडिबिलिटी का भ्रम। अगर आप एक राजनेता हैं और आपको कोई कड़ा और अलोकप्रिय फैसला लेना है, जैसे सब्सिडी खत्म करना या टैक्स बढ़ाना, तो आप खुद इसकी घोषणा नहीं करेंगे। आप मैकेंजी को $50 मिलियन देंगे और वे अपनी चमकदार रिपोर्ट में इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म का नाम दे देंगे। जनता को लगेगा कि यह फैसला किसी एक्सपर्ट ने लिया है, जबकि वह फैसला केवल सत्ता में बैठे लोगों के फायदे के लिए था। मैकेंजी असल में एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती है। वे जानते हैं कि किस देश के पास कितना डेटा है, किस कंपनी की क्या कमजोरी है और किस नेता की क्या महत्वाकांक्षा है। यह जानकारी ही आज के युग में असली ताकत है। बिना किसी लोकतांत्रिक चुनाव के, बिना किसी पब्लिक स्क्रूटनी के, मुट्ठी भर लोग बंद कमरों में बैठकर ये तय कर रहे हैं कि आपकी नौकरी रहेगी या नहीं, आपकी दवाओं के दाम क्या होंगे और आपके देश की नीतियां कैसी होंगी। निष्कर्ष के तौर पर मैकेंजी एंड कंपनी केवल एक कंसल्टेंसी फर्म नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे पूंजीवाद की सबसे बुरी आदतों को छिपाने के लिए बनाया गया है। यह दक्षता के नाम पर क्रूरता को बेचती है और डेटा के नाम पर साजिशों को अंजाम देती है। वे दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या स्मार्ट होना ही काफी है? इतिहास गवाह है कि जब बुद्धि और नैतिकता का साथ छूट जाता है तो वह केवल विनाश लेकर आता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां जवाबदेही गायब होती जा रही है। बड़े फैसले अब लोगों के हित में नहीं, बल्कि एक्सेल शीट्स के मुनाफे के आधार पर लिए जाते हैं। अगली बार जब आप किसी बड़े बदलाव या किसी बड़ी कॉर्पोरेट पॉलिसी के बारे में सुने, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या यह फैसला आपके बेहतर भविष्य के लिए लिया गया है या फिर किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर किसी कंसल्टेंट ने महज अपना बोनस पक्का करने के लिए यह फाइल तैयार की है? क्योंकि इस $500 बिलियन के साम्राज्य में आप और हम केवल एक डेटा पॉइंट हैं। क्या आप इस ट्रुथ मूवमेंट का हिस्सा बनकर ऐसी और भी कड़वी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं? तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि सच अक्सर वहां होता है जहां कोई देखना नहीं चाहता। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सलाहकार माफिया का ये नकाब उतर सके।